नमस्ते प्रिय छात्रों, आज की इस अवधि में हम जो गद्य भाग चौथा है, एक कहानी यह भी आत्मकथा का अध्ययन करेंगे। तो एक कहानी यह भी इस आत्मकथा के लेखिका का नाम है मन्नू भंडारी। तो मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक कहानी यह भी आत्मकथा का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इस आत्मकथा के लेखिका का परिचय लेंगे। तो एक कहानी यह भी इस आत्मकथा के लेखिका है मन्नू भंडारी। तो सबसे पहले हम लेखिका परिचय देखेंगे। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में 1931 ईस्वी में हुआ। इनकी इंटर तक की शिक्षा अजमेर शहर में हुई। तो मन्नू भंडारी जी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में 1931 यानी 1931 ईस्वी में इनका जन्म होता है। तो इनकी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा अजमेर शहर में हुई है और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1952 ईस्वी में हिंदी में एमए करने के बाद दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापन कार्य करती रही। वहाँ से अवकाश प्राप्ति के बाद संप्रति दिल्ली में ही रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। इनका विवाह प्रख्यात हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। तो मन्नू भंडारी जी का विवाह हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से होता है और इनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी अनुभूतियों की अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए अनेक पुरस्कार प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें भारतीय भाषा परिषद, कोलकाता, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पुरस्कारों के अलावा हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी शामिल है। तो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें कहानी संग्रह मैं हार गई, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, त्रिशंकु, मेरी प्रिय कहानियाँ, तीन निगाहों की एक तस्वीर आदि। इनके उपन्यास हैं आपका बंटी, महाभोज, एक इंच मुस्कान, स्वामी आदि। तो प्रस्तुत एक कहानी यह भी आत्मकथा में इन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो इनके व्यक्तित्व और साहित्यिक जीवन पर प्रभाव डालते हैं और घर का वातावरण, माता पिता के स्वभाव, भाई बहन एवं सहेलियों के साथ खेलकूद, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव, 1946 और 1947 में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका संबंधित घटनाओं को मन्नू भंडारी जी ने इस आत्मकथा में सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो व्यक्तित्व निर्माण में परिवार के सदस्यों एवं गुरुजनों की अहम भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से इस आत्मकथा का चयन किया गया है। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी द्वारा लिखित एक कहानी यह भी इस आत्मकथा में मन्नू भंडारी अपने जीवन में कौन से व्यक्ति प्रभाव डाले हैं और उनके परिवार के सदस्य किस प्रकार असर डाले हैं और बचपन में उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ किस प्रकार से खेल कूद में शामिल हुई है और उनकी पढ़ाई कैसे हुई है और स्वतंत्रता आंदोलन में किस प्रकार से सक्रिय भागीदारी हुई है, उनका चित्रण यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इस आत्मकथा का हम अभी अध्ययन करेंगे। आज हम
एक गद्य का अध्ययन करेंगे। एक कहानी यह भी, यह एक आत्मकथा है। उसके लेखिका है मन्नू भंडारी जी। तो ये कहानी यह भी आत्मकथा में मन्नू भंडारी जी ने उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखा है जो उनके व्यक्तित्व और साहित्य जीवन पर प्रभाव डालते हैं। घर का वातावरण, माता पिता के स्वभाव, भाई बहन एवं सहेलियों के साथ खेल कूद, प्राध्यापिका शीला अग्रवाल का प्रभाव। 1946 और 1947 में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका संबंधित घटनाओं को मन्नू भंडारी जी ने इस आत्मकथा में सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो अब हम इस आत्मकथा का संक्षिप्त सारांश देखेंगे। मन्नू भंडारी जी मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में जन्मी थी। मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में होता है। उनके पिताजी पहले इंदौर में थे। मन्नू भंडारी के पिताजी पहले इंदौर में थे। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद वे अजमेर आ गए। तो मन्नू भंडारी के पिताजी अजमेर से पहले इंदौर में थे। इंदौर में रहते समय एक आर्थिक झटके के कारण वहाँ से अजमेर आ गए हैं। अजमेर में ब्रह्मापुरी महल में 2 मंजिलों का मकान था। ऊपरी मंजिल में पिताजी का राज्य रहता था। नीचे मन्नू जी 5 भाई बहन खेलते रहते थे। अजमेर में पिताजी को बहुत सम्मान था। उनके ठीक विपरीत थी उनकी बेपढ़ी लिखी अनपढ़ माँ। वे पिताजी के हर जुल्म सहती थी और उनके हर उचित अनुचित फरमाइशों को पूरा करती थी। तो पिताजी 8-10 विद्यार्थियों को घर में पढ़ाते थे जो आज बड़े बड़े पद पर है, यानी नौकरियों पर है। मन्नू जी घर के आंगन में बचपन के बहुत प्यारे खेल खेले हैं। देखिए, आप भी खेले होंगे बचपन में। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना बचपन का अंदाज ही अलग होता है। तो मन्नू भंडारी जी ने भी अपने बचपन में कौन से खेल खेले हैं उसके बारे में बताते हैं। जैसे कि सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, काली टीलो, गिल्ली डंडा, पतंग उड़ाती थी आदि। ये सभी उन्होंने बचपन में खेल खेलते थे। उनके आसपास का माहौल बहुत अच्छा था। उन दिनों पूरा मोहल्ला एक परिवार के जैसा रहता था। आजकल तो लोग पड़ोस कल्चर को भूल ही गए हैं। तो 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मन्नू भंडारी थी, जो देखने में दुबली पतली और सांवले रंग की थी। तो उस समय लड़की के विवाह के लिए योग्यता थी 16 वर्ष उम्र और शिक्षा में मैट्रिक पास होना था। तो पिताजी मन्नू को रसोई से दूर ही रहने को कहते थे और वे रसोई को भटियार खाना कहते थे। उनके मुताबिक रसोई में रहना अपनी क्षमता प्रतिभा को भट्टी में जलाना था। तो फर्स्ट ईयर गई तो वहाँ उन्हें शीला अग्रवाल नामक प्राध्यापिका बहुत प्रभावित करती है। मन्नू को साहित्य की दुनिया में ले जाती है और मन्नू को चुन चुन कर पढ़ने का अभ्यास करवाती है। मन्नू हड़ताल करती थी, अपने कॉलेज के विद्यार्थियों को लेके करती थी। तो एक बार कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आता है और पत्र में यह रहता है कि पिताजी आकर उनसे मिलना है और बताना है कि मन्नू भंडारी की गतिविधियों के कारण उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों न की जाए। तो पत्र पढ़ते ही पिताजी आग बबूला होते हैं, बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और कहने लगते हैं मन्नू के माँ से, यह लड़की मुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इस वाक्य को मन्नू के पिता मन्नू के माँ से कहते हैं। पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। तो यहाँ पर पिताजी को बहुत ही गुस्सा आता है। इससे पहले 4 बच्चे भी वहाँ पर पढ़ते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी ऐसी नहीं किए थे। तो गुस्से से बनाते हुए चले जाते हैं और लौटकर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान था।
सो मैं पड़ोस की एक मित्र के यहाँ जाकर बैठ गई। तो यहाँ पर मन्नू बताते हैं कि पिताजी कॉलेज जाते हैं, वहाँ पर क्या क्या होता है उसको सोचते ही एक पड़ोस के घर में जाकर बैठ जाती है और माँ को कह देती है लौट कर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। इस वाक्य को मन्नू अपनी माँ से कहती है। लेकिन जब माँ ने आकर कहा कि वे तो खुश ही है, चल तो विश्वास नहीं हुआ, गई तो सही लेकिन डरते डरते। तो सारे कॉलेज की लड़कियां पर इतना रोब है तेरा, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। प्रिंसिपल बहुत परेशान थी और बार बार आग्रह कर रही थी कि मैं तुझे घर बिठा लूँ। देखिए पिताजी यहाँ पर जो कॉलेज में जो भी बातें हुई हैं वो सभी बातें यहाँ पर मन्नू के सामने बता रहे हैं क्योंकि वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर लड़कियों को क्लासों में भेजते हैं और अगर तुम लोग एक इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो सारी लड़कियां निकलकर मैदान में जमा होकर नारे लगाने लगती हैं। तुम लोगों के मारे कॉलेज चलाना मुश्किल हो गया है उन लोगों के लिए। कहाँ तो जाते समय पिताजी मुँह दिखाने से घबरा रहे थे और कहाँ बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरे देश की पुकार है, इस पर कोई कैसे रोक लगा सकता है भला। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनते रहे और यहाँ पर मन्नू शांत रहती है, कुछ भी नहीं बोलती है कि न अपनी आंखों पर विश्वास हो रहा था न अपने कानों पर, क्योंकि पिताजी जो कुछ भी बोल रहे थे उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो उसके साथ साथ ये घटना और थी, आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। तो सभी कॉलेजों, स्कूलों, दुकानों के लिए हड़ताल का आह्वान था। जो नहीं कर रहे थे, छात्रों का एक बहुत बड़ा समूह वहाँ जाकर हड़ताल कर रहा था, यानी स्ट्राइक करना। तो शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ यानी बाजार का मुख्य चौराहा होता है, वहाँ पर इकट्ठा होकर फिर वहाँ पर भाषणबाजी करने लग जाते हैं। तो इसी बीच पिताजी के एक निहायत दकियानुसी यानी पुराने ख्याल वाले मित्र घर आकर अच्छी तरह पिताजी की लू उतारने लगते हैं, यानी पिताजी को डांटने लगते हैं, यानी अहम उतारते हैं। और वे कहते हैं अरे उस मन्नू की तो मत मारी गई है, यानी बुद्धि मारी गई है। पर भंडारी जी आपको क्या हुआ? ठीक है आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप जाने कैसे कैसे उल्टे सीधे लड़कों के साथ हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती है, यानी दंगा करवाती है और फिरती रहती है। और वे कहते हैं हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब? कोई मान मर्यादा, इज्जत, आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं? तो देखिए पिताजी के एक पुराने ख्याल वाले मित्र आकर इस प्रकार से घर में आग लगाकर चले जाते हैं। वे तो आग लगाकर चले गए, पर पिताजी सारे दिन भभकते रहे और वो कहते हैं कि बस अब यही रह गया है कि लोग घर आकर थू थू करके चले जाए। पिताजी को गुस्सा आता है, तब यह बात कहते हैं और घर वालों से कह देते हैं कि बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। तो देखिए उसके बाद और एक घटना घटती है। इस सब से बेखबर मन्नू भंडारी रात होने पर घर लौटती है तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और सम्मानित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। उन्होंने मन्नू भंडारी को देखते हैं और उन्हें देखकर आओ मन्नू करके पुकारते हैं। तो मन्नू जाकर चौपड़ पर जो भाषण दी थी उस भाषण के बारे में यहाँ पर डॉक्टर अम्बालाल जी बताते हैं और कहते हैं कि मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इस वाक्य को डॉक्टर अम्बालाल जी मन्नू भंडारी से कहते हैं और फिर कहते हैं क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी जी, घर से निकला भी करो। तो मन्नू भंडारी के पिता से कहता है यू हैव मिस समथिंग, यू हैव मिस समथिंग। इस वाक्य को मन्नू भंडारी के पिताजी से डॉक्टर अम्बालाल जी कहते हैं।
और वे धुआंधार तारीफ करने लग जाते हैं। देखिए, मन्नू भंडारी के बारे में तारीफ करने लग जाते हैं और बोलते जा रहे थे, और पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व से बदलता जा रहा था। देखिए, एक माता पिता के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कौन सी भी नहीं हो सकती है। तो भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई तो मैंने राहत की सांस ली। तो उसके बाद और एक घटना है, अंतिम घटना। तो सन 1947 में छात्रों को भड़काने के आरोप में शीला अग्रवाल को कॉलेज से निकाला गया। तो थोड़े दिनों बाद फिर से लिया गया था। तब बहुत ही खुशी का आनंद का दिन था। वह दिन था शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि, यानी 15 अगस्त 1947। तो यहाँ पर मन्नू भंडारी ने अपने बाल्य जीवन में, शैक्षणिक जीवन में किस प्रकार से घटनाएं घटी है उसके बारे में यहाँ पर बताए हैं। तो यहाँ पर इस आत्मकथा का मूल उद्देश्य यही है कि व्यक्तित्व निर्माण में परिवार के सदस्यों एवं गुरुजनों की अहम भूमिका को उजागर करने के उद्देश्य से ही इस आत्मकथा का चयन किया गया है। क्योंकि हर एक व्यक्ति के जीवन में अपने बचपन से लेकर शिक्षा माध्यमों में लेकर पाठशालाओं से बहुत सारे लोग उन पर प्रभावित होते हैं। यहाँ पर मन्नू भंडारी के ऊपर भी बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। तो इस प्रकार यह आत्मकथा में अपने वैयक्तिक जीवन के बारे में बताया गया है। धन्यवाद। तो चलिए प्रिय छात्रों, इस पाठ में आए हुए प्रश्नोत्तरों की हम चर्चा करेंगे, जो इस प्रकार है। तो पहला, एक शब्द या वाक्यांश या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, मन्नू भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ? तो इसका उत्तर है, मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ। दूसरा प्रश्न, अजमेर से पहले मन्नू के पिता कहाँ थे? तो इसका उत्तर है, अजमेर से पहले मन्नू के पिता इंदौर में थे। तीसरा, लेखिका की बड़ी बहन का नाम क्या है? तो उत्तर है, लेखिका की बड़ी बहन का नाम सुशीला है। चौथा, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी कौन है? तो इसका उत्तर है, 5 भाई बहनों में सबसे छोटी मन्नू भंडारी है। पांचवा प्रश्न, महानगर के फ्लैट में रहने वाले लोग क्या भूल गए हैं? तो इसका उत्तर है, महानगर के फ्लैट में रहने वाले लोग पड़ोस कल्चर भूल गए हैं। छठा प्रश्न, पिताजी का आग्रह क्या था? तो उत्तर है, पिताजी का आग्रह यह था कि मन्नू रसोई घर से दूर ही रहे। सातवां प्रश्न, पिताजी रसोई घर को क्या कहते थे? तो इसका उत्तर है, पिताजी रसोई घर को भटियार खाना कहते थे। आठवां प्रश्न, मन्नू भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम क्या है? तो उत्तर है, मन्नू भंडारी को प्रभावित करने वाली हिंदी प्राध्यापिका का नाम है शीला अग्रवाल। नवा प्रश्न, कॉलेज से किसका पत्र आया? तो उत्तर है, कॉलेज से प्रिंसिपल का पत्र आया। 10वां, पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम क्या है? तो उत्तर है, पिताजी के अंतरंग मित्र का नाम है डॉक्टर अंबालाल। और 11वां प्रश्न है, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? तो उत्तर है, शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि है 15 अगस्त 1947। और अंतिम प्रश्न है 12वां, एक कहानी यह भी कि लेखिका कौन है? तो उत्तर है, एक कहानी यह भी कि लेखिका है मन्नू भंडारी। उसके बाद आगे, निम्नलिखित वाक्य किसने किससे कहे? तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल जाए
तब बुलाना। इस वाक्य को मन्नू भंडारी अपनी माँ से कहती है। दूसरा प्रश्न, हमारे आपके घरों की लड़कियों को शोभा देता है यह सब। इस वाक्य को मन्नू भंडारी के पिता के एक दकियानुसी मित्र मन्नू भंडारी के पिता से कहते हैं। तीसरा, बंद करो अब इस मन्नू का घर से बाहर निकलना। इस वाक्य को मन्नू भंडारी के पिता मन्नू की माँ से यानी मन्नू के घर वालों से कहते हैं। चौथा प्रश्न, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इस वाक्य को डॉक्टर अंबालाल मन्नू भंडारी से कहते हैं। और पांचवा प्रश्न है, यू हैव मिस्ड समथिंग। इस वाक्य को डॉक्टर अंबालाल मन्नू भंडारी के पिता से कहते हैं। और आगे निम्नलिखित वाक्यों को सूचनानुसार बदलिए। तो यहाँ पर सूचनानुसार यानी आपको सूचना दिए रहते हैं, उसी के अनुसार आपको उस वाक्य को बदलना है, यानी यहाँ पर काल परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर काल परिवर्तन करते समय जो पहले दिया गया वाक्य है वह कौन से काल में है उसका पता लगा लेना चाहिए, तभी हम आगे जाकर कौन से काल में बदलने के लिए सूचना दिए है उस काल में हम आसानी से बदल सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए थे। यह भूतकाल का वाक्य है, इसे हमें वर्तमान काल में बदलने के लिए कहे हैं। तो इस प्रकार उत्तर होता है, एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए हैं। दूसरा, वे जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगते नहीं हैं। तो यह वर्तमान काल का वाक्य है, इसे हमें भूतकाल में बदलने के लिए सूचना दिए है। तो इसका उत्तर होगा, वे जिंदगी भर अपने लिए कुछ मांगते नहीं थे। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, उनका भाषण सुनते ही बधाई देता हूँ। तो यह भी वर्तमान काल में है, तो इसे हमें भविष्यत काल में बदलने के लिए कहे हैं। तो उनका भाषण सुनते ही बधाई दूंगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी ऑपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, पाप, नैतिक, सही, संभव, सुरक्षित, सक्रिय, व्यवस्थित। तो इनका विलोम शब्द इस प्रकार है, पाप इसका विलोम शब्द है पुण्य, नैतिक इसका विलोम शब्द अनैतिक, सही इसका विलोम शब्द गलत, संभव इसका विलोम शब्द असंभव, सुरक्षित इसका विलोम शब्द है असुरक्षित, सक्रिय इसका विलोम शब्द है निष्क्रिय, व्यवस्थित इसका विलोम शब्द है अव्यवस्थित। इसके बाद अगला, निम्नलिखित शब्दों के साथ उपसर्ग जोड़कर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। यहाँ पर शब्द दिए रहते हैं, उन शब्द के साथ उपसर्ग जोड़कर हमें नए शब्दों का निर्माण करने के लिए कहते हैं। तो उपसर्ग यानी शब्द से पहले जुड़कर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उन्हीं को उपसर्ग कहते हैं। तो अंग्रेजी में इन्हें प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर शब्द है प्रतिष्ठित, हद, यश, क्रिया। तो प्रतिष्ठित इसके साथ अ उपसर्ग जुड़ने से अप्रतिष्ठित होता है, यानी यहाँ पर अ उपसर्ग है, तो अ उपसर्ग के जुड़ने से यहाँ पर अप्रतिष्ठित होता है। उसके बाद हद, तो हद के साथ बे उपसर्ग जुड़ने से यह शब्द बेहद होता है, तो यहाँ पर बे उपसर्ग है। उसके बाद अगला है यश, तो यश के साथ अप उपसर्ग जुड़ने से अपयश होता है, तो यहाँ पर
अप उपसर्ग है, यानी अपयश पूर्ण रूप हो गया। उसके बाद क्रिया, तो क्रिया के साथ प्र उपसर्ग जुड़ने से प्रक्रिया होता है, तो यहाँ पर प्र उपसर्ग है। धन्यवाद।